हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 92 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 7 करने वाले हैं दोस्तों। आज का जो सेट टेस्ट सीरीज रहने वाला है, आज हम लोग टेस्ट सीरीज 7 को देखेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है। आपका सेट नंबर दोस्तों 7 है, ध्यान रखिएगा। जो भी है एनसीईआरटी पैटर्न क्वेश्चन है। बिहार राज्य का औसत वर्षा कितनी है दोस्तों? तो 40 इंची दोस्तों। कितनी है? 40 इंची बिहार राज्य की औसत वर्षा है दोस्तों। चलिए हम लोग इसका कुछ डिस्कशन में देखते हैं। बिहार की जलवायु दोस्तों तीन अच्छी तरह से परिभाषित मौसम। गर्म काल के मौसम, मार्च के मध्य जून तक चलने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश का मौसम, मध्य जून से अक्टूबर तक और नवंबर से फरवरी तक ठंड का मौसम होता है। राज्यों में मई सबसे गर्म महीना होता है। राज्यों में सबसे गर्म महीना कौन है बिहार में दोस्तों? मई आपका सबसे गर्म महीना है। और जनवरी में राज्य का सबसे ठंडा महीना जनवरी में है दोस्तों बिहार में। और समान औसत वार्षिक वर्षा राज्य के पश्चिम मध्य भाग में लगभग 40 इंच 1000 मिलीमीटर से लेकर चरम उत्तर भाग में 60 इंच 1500 मिलीमीटर से अधिक तक होती है। राज्य में जुलाई से अक्टूबर के बीच लगभग सभी बारिश होती है और जुलाई और अगस्त वर्ष के सबसे नम महीने होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि भारत का कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है दोस्तों। भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना को संचालित करता है? तो दोस्तों जनगणना को जो संचालित करता है वो आपका कौन करता है? आप लोग जानते होंगे, पर गृह मंत्रालय करता है। कौन करता है दोस्तों? गृह मंत्रालय। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दशकीय जनगणना गृह मंत्रालय करता है। दशकीय जनगणना का संचालन की उत्तरदायी दोस्तों भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय को है दोस्तों। 1951 के बाद सभी जनगणना 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत की गई है दोस्तों। पिछली जनगणना 2011 में की गई थी और अगली जनगणना 2021 में की जानी थी। जनगणना भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ का विषय है दोस्तों, मतलब केंद्र का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध है दोस्तों। चलिए जब आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सापेक्षिक आर्द्रता। जब आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देना, आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में जब व्यक्त किया जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग आपेक्षिक आर्द्रता। क्या कहते हैं दोस्तों? आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। चलिए तो कुछ पॉइंट देखिए। जब आर्द्रता को प्रतिशत के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसका मतलब एक ही तापमान पर ले जाने पर अधिकतम आर्द्रता के सापेक्ष पूर्ण आर्द्रता की वर्तमान स्थिति है दोस्तों। चलिए जब आपेक्षिक आर्द्रता 100% होती है तो इसका मतलब है कि वायु जल वाष्प में संतृप्त है और 0% जल वाष्प हवा में मौजूद है। आर्द्रता का अर्थ होता है वायु में मौजूद जल वाष्प की सांद्रता दोस्तों। चलिए देखिए जल वाष्प पानी की गैसीय अवस्था है और नम मानव आंखों के लिए अदृश्य है दोस्तों। आर्द्रता का स्तर ओस हो गया, वर्षा हो गया और कोहरे पर निर्भर करता है दोस्तों। इसका विस्तार वातावरण के तापमान और दबाव पर निर्भर करता है। देखिए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य में चीनी मिलों की सबसे अधिक संख्या है दोस्तों? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों? तो ये आपका है कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जावर की खदानों क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? जावर की खदान दोस्तों सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए दोस्तों? सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सा बिहार का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र नहीं है दोस्तों? तो ये आपका कैमूर नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है? कैमूर दोस्तों आपका नहीं है। चलिए जो है उसके बारे में देखते हैं। भारत में राज्यों के जूट उत्पादन में मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है दोस्तों। कितने स्थान पर? दूसरे पर। बिहार में कटिहार, समस्तीपुर, देखिए कटिहार है, समस्तीपुर है, चंपारण है, दरभंगा है, सहरसा है, पूर्णिया दोस्तों प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र हैं दोस्तों। ये सब जो है प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र। पूर्णिया बिहार का
सबसे बड़ा जूट उत्पादन जिला है दोस्तों पूर्णिया। पूर्णिया जो है बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादन क्षेत्र है दोस्तों। लेकिन बिहार में कटिहार, समस्तीपुर, चंपारण, दरभंगा और सहरसा, पूर्णिया इस सब जिले में जूट की खेती की जाती है दोस्तों। हाल ही में सरकार ने जूट की बोरियों को 100% खाद्यान्न और 20% चीनी की पैकेजिंग अनिवार्य कर दी है दोस्तों। जूट की फसल को आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और 38 डिग्री सेल्सियस के बीच उतार चढ़ाव होता है। जूट उत्पादन को भारत में गोल्डन फाइबर की क्रांति के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कपड़ा मंत्रालय भारत और विदेशी में उत्पादों के प्रचार के लिए शीर्ष निकायों के रूप में है दोस्तों। मध्य भारत देखिए, मध्य भारत में बेवर से क्या तात्पर्य होता है? देखिए, मध्य भारत में बेवर से क्या तात्पर्य है? तो एक खेत जिसे कुछ समय के लिए बिना कृषि के छोड़ दिया जाता है दोस्तों। एक खेत जिसे कुछ समय के लिए बिना कृषि के लिए छोड़ दिया जाता है उसे हम लोग बेवर कहते हैं। बेवर कहते हैं। मध्य भारत में बेवर से क्या तात्पर्य है? एक खेत जिसे कुछ समय के लिए बिना कृषि के छोड़ दिया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कृषि योग बंजर भूमि दोस्तों। कृषि योग बंजर भूमि क्या है? भूमि जिसे 5 से अधिक वर्षों के लिए, सॉरी दोस्तों वो क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया लगता है। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न अक्षांशों पर तापमान में भिन्नता का क्या कारण है दोस्तों? पृथ्वी के अक्ष को घूमना दोस्तों ये गलत है। देखिए, पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों पर तापमान में भिन्नता का क्या कारण है? देखिए, सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के सापेक्ष पृथ्वी की धुरी पर झुकाव दोस्तों। क्या होगा? सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के सापेक्ष पृथ्वी की धुरी पर झुकाव दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न अक्षांशों पर तापमान में भिन्नता का क्या कारण है दोस्तों? पृथ्वी पर विभिन्न अक्षांशों पर तापमान में भिन्नता का क्या कारण है? तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के सापेक्ष पृथ्वी की ओर झुकाव दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए, विद्युत चुंबकीय वर्णन EMS का कौन सा भाग मानव त्वचा कैंसर का कारण बनता है? तो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम EMS का कौन सा भाग मानव त्वचा कैंसर का कारण बनता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका पराबैंगनी किरणें दोस्तों। क्या होगा? पराबैंगनी किरणें साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्या बोला गया? कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है दोस्तों? तो आपका मुंगेर जिले में जो स्थित है वो भीम बांध है दोस्तों। कौन है? भीम बांध दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भीम बांध देखिए बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यह अभयारण्य गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बेतिया के पश्चिमी अभयारण्य, वाल्मीकि जो है दोस्तों कहाँ है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बेतिया पश्चिम चंपारण में स्थित है दोस्तों। यह एक बाघ संरक्षण वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों। राजगीर देखिए, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य में पंत वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। इसे किस नाम से जानता है? पंत वन्यजीव अभयारण्य के रूप में। गौतम बुद्ध देखिए, गौतम बुद्ध जो अभयारण्य है यह बिहार के गया जिले में झारखंड के कोडरमा जिले पर स्थित है। गौतम बुद्ध दोस्तों कहाँ है? झारखंड के कोडरमा जिले पर स्थित है, बिहार के गया जिले में दोस्तों गौतम बुद्ध अभयारण्य। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से मुख्य रूप से भारत में फसल पैटर्न प्रतिशत के रूप में निर्धारित करता है दोस्तों? वर्षा, जलवायु, तापमान, मृदा का प्रकार दोस्तों। आपका 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ढक्कन पठार के बारे में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ढक्कन के पठार में बारे में सतपुड़ा पर्वत पठार के दक्षिण में नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। ढक्कन पठार के बारे में कौन सा गलत है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला पठार के दक्षिण में है, ये गलत है आपका दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए, ढक्कन का पठार जो है दोस्तों भारत का एक बड़ा पठार है जो देश के अधिकांश दक्षिणी भाग को कवर करता है। इसकी सीमा पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट और उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियाँ से लगा है दोस्तों। चलिए, इसकी सीमा पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिम घाट, उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों से लगती है दोस्तों। देखिए, ढक्कन का पठार
ढक्कन का पठार अपनी समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र पर कई प्राचीन साम्राज्यों का शासन रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, पूर्वी घाट देखिए, ये पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो भारत के पूर्वी तट के समांतर चलती है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए जानी जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य पूर्वोत्तर राज्यों की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं सिक्किम जो है दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है दोस्तों। चलिए कौन कौन राज्य है उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। सिक्किम पूर्वोत्तर राज्यों की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। चलिए देखिए, उत्तर पूर्वी भारत में 7 सिस्टर्स राज्यों के परिवार में शामिल थे। कौन कौन है? मेघालय है दोस्तों, असम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है दोस्तों। उसके बाद देखिए, मिजोरम के बाद फिर आपका नागालैंड है, त्रिपुरा है दोस्तों। फिर से देखिए, मेघालय हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया दोस्तों। मेघालय, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा दोस्तों। आपका मेघालय हुआ, असम हुआ, मणिपुर हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, त्रिपुरा दोस्तों। ये 7 बहने को याद रखिए, इसमें से 3 देगा, 1 नहीं देगा दोस्तों, और ऑप्शन फंसाएगा दोस्तों। आपको याद रहेगा तभी आप मार पाइएगा। पूर्वोत्तर भारत की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी दोस्तों। उत्तर पूर्वी भारत 1839-1873 के बीच बंगाल प्रांत का एक हिस्सा था दोस्तों। 1947 में जब भारत अंग्रेज से मुक्त हुआ तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवल असम और मणिपुर 7 बहनें थी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्णा और परवरा, मानेर और वर्धा भारत की किस महत्वपूर्ण नदी की सहायक नदी है दोस्तों। पूर्णा, परवरा, मानेर और वर्धा भारत की किस महत्वपूर्ण नदी की सहायक नदी है। तो ये दोस्तों आपका गोदावरी की सहायक नदी। किसकी दोस्तों? गोदावरी की सहायक नदी है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए, भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों। स्वदेश निर्मित यहाँ पर करना, पहला स्वदेश निर्मित पूछा है तो ये कलपक्कम है। कहाँ पे है दोस्तों? कलपक्कम है दोस्तों। कलपक्कम कहाँ पड़ता है साथियों? ये आपका पड़ेगा तमिलनाडु में दोस्तों। कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा मद्रास नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए, मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कलपक्कम में, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये तारापुर में, ये आपका महाराष्ट्र में है दोस्तों। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है केगा में है, ये कहाँ है? कर्नाटक में दोस्तों। काकरापरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो काकरापरा गुजरात में है। और राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है रावतबाटा राजस्थान में दोस्तों। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बिहार का डगमारा पनबिजली परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो बिहार की डगमारा पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो आप लोग जानते होंगे ये जो परियोजना है ये दोस्तों आपका कोसी नदी पर। डगमारा कहाँ पे? कोसी नदी पर परियोजना है दोस्तों। कोसी नदी का ये पनबिजली परियोजना है, बिहार में है दोस्तों। देखिए, डगमारा पनबिजली परियोजना दोस्तों, यह परियोजना कोसी नदी पर भीमनगर बैराज से लगभग 22.5 किलोमीटर नीचे दाहिने तट पर गांव के डगमारा और बाएं तट पर सिमरी के पास स्थित है। यह एक रन ऑफ द रिवर योजना, रुक जाइए दोस्तों, चलिए, यह एक रन ऑफ द रिवर योजना है। रन ऑफ द रिवर पनबिजली परियोजना पानी द्वारा ले जाने वाली गतिज ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए नदियों और माइक्रो बाइन जनरेट के प्राकृतिक अधोमुखी प्रभाव उपयोग करती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आमतौर पर नदी से पानी एक उच्च बिंदु से एक चैनल पाइपलाइन है दोस्तों, या दावानुकूलित पाइपलाइन या जलमार्ग मोड़ दिया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला दोस्तों? निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी भूमिगत पाइपलाइन कौन सी है दोस्तों? HBJ पाइपलाइन भूमिगत पाइपलाइन है दोस्तों, HBJ। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। यमुना नदी डैश में गंगा से मिलती है दोस्तों। यमुना जो है कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों यमुना नदी आपका इलाहाबाद से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? इलाहाबाद से यमुना नदी निकलती है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। वह पट्टा जो हिमालय के तलहटी में स्थित है, वह
पट्टा जो हिमालय तलहटी में स्थित है और जिसमें तेज गति से बहने वाली नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ और चट्टानों शामिल है, उसे डैश कहा जाता है। तो उसे बांगड़, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे भावर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, भावर कहते हैं। चलिए अब लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भावर देखिए, भावर सिंधु गंगा के मैदान का एक संकीर्ण छिद्रपूर्ण उत्तरीतम विस्तार है दोस्तों। यह शिवालिक की तलहटी जलोढ़ पंखों के साथ पूर्व पश्चिम की दिशा में लगभग 8 से 16 किलोमीटर स्थित है। ये वे सिंधु से तीस्ता में एक उल्लेखनीय निरंतरता दिखाता है दोस्तों। आगे देखिए, हिमालय से उतरने वाली नदियाँ तलहटी में जलोढ़ पंखों के रूप में अपना भार जमा करती है। भावर बेल्ट का निर्माण करने के लिए जलोढ़ पंखे एक साथ विलीन हो गए हैं। भावर की संरचना सबसे अनोखी होती है। भावर की संरचना सबसे अनोखी होती है। यह संरचना जलोढ़ पंखों पर बड़ी संख्या में कंकड़ और चट्टानी मलबे के जमाव के कारण होती है दोस्तों। इसे संरचना के कारण धाराएं भावर क्षेत्र में पहुंचते हुए लुप्त हो जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, कौन सा भारत की माही नदी का एक अनूठी विशेषता है दोस्तों। माही नदी की जो अनूठी विशेषता है दोस्तों, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसे काटती है, कर्क रेखा को दोस्तों 2 बार काटती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा 2 बार विक्षेपित या पार करती है। पहली बार यह मध्य प्रदेश में इसे प्रतिच्छेदित करती है, जहाँ से यह राजस्थान की ओर बहती है, और दूसरी बार यह गुजरात में प्रवेश करती है और इसे प्रतिच्छेदित करती है। तो माही द्रोणी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैली हुई, जिसका कुल क्षेत्रफल 34,842 किलोमीटर। यह उत्तर और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियों, पूर्व में मालवा पठार, दक्षिण में बिंद और पश्चिम में खंबात की खाड़ी में से घिरी है दोस्तों। यह मध्य प्रदेश के धार जिले में 500 मीटर की ऊंचाई पर बिंद की उत्तरी ढलानों से निकलती है। यह खंबात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में गिरती है। जल विद्युत संयंत्र माही बजाज सागर बांध और कनाडा बांध भी स्थित है। इस द्रोणी में बड़ोदरा एकमात्र महत्वपूर्ण शहरी केंद्र है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए, किस नदी पर बिहार में जलप्रपात स्थित है दोस्तों। बिहार में जो जलप्रपात स्थित है, टोंस नदी दोस्तों। टोंस, जिसे तमसा भी कहते हैं, टोंस नदी पर जलप्रपात स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। विवर्तनिक भूकंप सभी प्रकार के प्लेट सीमाएं पर आ सकते हैं। विवर्तनिक भूकंप सभी प्रकार के प्लेट सीमाओं पर आ सकते हैं। एक अपसारी, जहां प्लेट अलग अलग गति कर रही है। अभिसरण, जहां प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। और रूपांतरण, और जहां प्लेट एक दूसरे के पिछले से फिसल रही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्न में किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है दोस्तों। तो ये धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों ये पाया जाता है आपका अपसादी चट्टान। किसका दोस्तों, अपसादी चट्टान का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अपसादी चट्टान देखिए, अपसादी चट्टानें पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े भाग में लगभग 70% पाई जाती है। ये अपसादों के संचय से बनते हैं, जो चट्टान और खनिज और कार्बनिक पदार्थ के टुकड़े होते हैं, जो वायु, जल या बर्फ द्वारा अपक्षयित और परिवहन किए गए होते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर आग्नेय चट्टान कायांतरित रूपांतरित चट्टानों कम मात्रा में पाई जाती है। आग्नेय चट्टान मैग्मा और लावा के ठंडा होने पर जमने से बनती है। कायांतरित रूपांतरित चट्टानें तापमान और दबाव और तरल पदार्थ के प्रभाव के कारण पहले से मौजूदा चट्टानों में परिवर्तन से बनती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना जो की गई थी दोस्तों, ये किया गया था आपका गुरुग्राम में दोस्तों, हरियाणा में पड़ता है। कहाँ, गुरुग्राम हरियाणा में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हमारे देश के मानचित्र में बिहार कहाँ स्थित है दोस्तों। हमारे देश में मानचित्र में बिहार झारखंड के उत्तर में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। UN जनरल असेंबली 2000 के बाद विश्व पर्यावरण और विकास की स्थिति जानने के लिए 1985 में पर्यावरण और विकास को विश्व कमीशन बनाया, जिसे डैश कहा जाता है दोस्तों। उसे ब्रेटलैंड आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रेटलैंड आयोग कहते हैं। चलिए थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ब्रेटलैंड आयोग क्या है। देखिए, यह सतत विकास की खोज में
राष्ट्रों को एक साथ लाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र यूएन का एक प्रभाग है दोस्तों। ब्रटलैंड आयोग मूल रूप से पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1983 में ग्रो हॉलैंड ब्रटलैंड के समय हुई थी। विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनके व्यापक प्रशिक्षण और कारण ब्रटलैंड को चुना गया दोस्तों। हमारा साझा भविष्य को व्यापक रूप से ब्रटलैंड रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है दोस्तों। 1987 में ब्रटलैंड आयोग को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। 1991 में ग्रैमी पुरस्कार विजेता दस्तावेज सतत विकास शब्द लोकप्रिय है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ब्रटलैंड आयोग का सही उत्तर देखिए, सतत विकास पर आयोग 1992 में पर्यावरण विकास और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन देखिए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन परिणाम के देख रेख संयुक्त राष्ट्र आयोग सतत विकास पर की जानी थी दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद देखिए दोस्तों गठित किया गया। देखिए एजेंडा 21 दोस्तों, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीडी द्वारा उद्घोषित किया गया था दोस्तों। यह रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 3 से 14 जून 1992 के तहत 178 से अधिक सरकारें एजेंडा 21 पर्यावरण और विकास की रियो घोषणा को अपनाया था दोस्तों। वनों के सतत प्रबंधन के लिए सिद्धांतों का विवरण देखिए। चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह ग्रामीण भारतीय किसानों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर कब किया गया था दोस्तों? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। महाराष्ट्र में निम्नलिखित एक राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र में जो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। महाराष्ट्र में कौन सा है? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। कौन है? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अल नीनो के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया जाता है दोस्तों। एल नीनो एक डैश के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया जाता है, तो उसे कहते हैं पेरू जलधारा। उसे क्या कहते हैं? पेरू दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए लाल हेमाटाइट मिट्टियों की किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है दोस्तों? ये उपयुक्त दोस्तों ज़्यादा करके काजू में दोस्तों। लाल मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? काजू के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष जनसंख्या के बीच साक्षरता दर कितना है दोस्तों? तो 82.14% दोस्तों। कितना? 82.14% दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन राज्य तमिलनाडु के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? तमिलनाडु के साथ दोस्तों भूमि जो सीमा साझा करते हैं वो आपका आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक है। कौन दोस्तों? आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। देखिए तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिण राज्य है दोस्तों। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के साथ सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के हिसाब से 6ठा सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय कृषि के संबंध में विचार करना। कृषि क्षेत्र के लगभग 50% भाग पर सिंचाई के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये गलत है। देश की फसल की पैदावार अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में बराबर है। ये भी गलत है। लगभग 40% किसानों के पास परिचालन स्रोत का 0.05 हेक्टेयर से भी कम है दोस्तों। आपका सी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। केवल 3 सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत कृषि की समस्या देखिए दोस्तों। अनियमित मानसून पर निर्भरता दोस्तों। अनियमित मानसून पर निर्भरता सिंचाई भारत में खेतों वाले क्षेत्र का केवल 33% हिस्सा ही कवर करती है। कितना दोस्तों? 33%। और वहाँ पे कितना दिया था? 50%। इसलिए वो गलत हो गया था। और शेष कृषि भूमि में फसल उत्पादन सीधे वर्षा पर निर्भर करते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के खराब प्रदर्शन से सिंचाई के लिए नहरी पानी की आपूर्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कम उत्पादकता देखिए। देश में फसलों की पैदावार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में कम है, इसलिए कथन 2 गलत है दोस्तों। भारत में चावल, गेहूं, कपास और तिलहन जैसी अधिकांश फसलें का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बहुत कम है दोस्तों। भूमि संसाधनों पर उच्च दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारतीय कृषि में श्रम उत्पादकता बहुत कम होती है दोस्तों। देखिए बिहार राज्य पशु कौन सा है दोस्तों? गौरैया है। बिहार राज्य की पशु क्या है? गौरैया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सी मिट्टी जम्मू कश्मीर क्षेत्र में केसर की
खेती के लिए उपयुक्त है दोस्तों? करेवा मिट्टी। कौन है दोस्तों? करेवा मिट्टी केसर की खेती के लिए उपयुक्त है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक जाइए। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्न किस राज्य में सबसे कम आवेशित जन्म दर है दोस्तों? क्या बोला? 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्न किस राज्य में सबसे कम आवेशित जन्म दर है दोस्तों? तो उसमें है दोस्तों, तो ये आपका केरल में दोस्तों। कहाँ पे? केरल में है दोस्तों। कहाँ? केरल में साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में ग्रामीण भारत की सबसे कम अपेक्षित अवशोधित जन्म दर, सबसे कम CBR केरल के राष्ट्रीय ग्रामीण इलाकों 14.13, हिमाचल प्रदेश के शहरी इलाकों 10.5 में दर्ज किया गया दोस्तों। CBR लगभग हमेशा 1000 जीवित लोगों पर रिपोर्ट किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना की मुख्य विशेषता क्या है? भारत के कुल 121 करोड़ हो गए दोस्तों। 62 करोड़ पुरुष है और 58.74 करोड़ महिलाएं दोस्तों। निरपेक्ष वृद्धि 18.19 करोड़ है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा बायोडीजल का पौधा है दोस्तों? बायोडीजल का पौधा आपका रतन जोत होगा। कौन होगा दोस्तों? रतन जोत। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है। रबी की तिलहन है दोस्तों। तो मूंगफली छोड़ के दोस्तों राजस्थान की सभी रबी की तिलहन है सिवाय मूंगफली को छोड़ के दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए भारत में कृषि फसल जुलाई से जून में होती है। कृषि फसल दोस्तों जुलाई से जून में होती है। भारतीय फसल का मौसम 2 मुख्य मौसमों में वर्गीकरण किया जाता है दोस्तों। मानसून के आधार पर और खरीफ और रबी दोस्तों। खरीफ फसल का मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान और रबी फसल का मौसम अक्टूबर मार्च सर्दियों में होता है। तो मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें गर्मियों की फसल कहलाती है। खरीफ और रबी शब्द अरबी भाषा में उत्पन्न हुए हैं, जहाँ खरीफ का अर्थ शरद और रबी का अर्थ बसंत होता है दोस्तों। खरीफ फसलें चावल, मक्का और ज्वार, बाजरा, रागी, अनाज, अरहर दालें हैं दोस्तों, और सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि के लिए शामिल है दोस्तों। चलिए देखिए रबी की फसलें। देखिए रबी फसलों में गेहूँ, जौ, जई, अनाज, चना, दाल, अलसी, सरसों, तिलहन आदि होती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए महासागरीय जल का सबसे लयबद्ध रूप से 2 बार उठना एवं गिरना कहलाता है दोस्तों। महासागरीय जल का लयबद्ध रूप से उठना बैठना कहलाता है ज्वार भाटा। क्या कहलाता है दोस्तों? ज्वार भाटा कहलाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ। हम लोग अब हिस्ट्री पॉलिटी कंप्लीट करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग दोस्तों अब 40 क्वेश्चन पॉलिटी का देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं है दोस्तों अपनी विचारधारा का प्रचार करना है दोस्तों। फिर जनता का आध्यात्मिक विकास नहीं करता दोस्तों, यही आपका नहीं है। आपका 2 गलत है दोस्तों, लेकिन जनमत बनाना है दोस्तों। आपका 1 और 2 सही है, लेकिन गलत पूछा तो गलत आपका 2 है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए राष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र किसे सौंपता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति। किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है दोस्तों। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है, तो कौन सा कारक नहीं है दोस्तों? चलिए देखते हैं हम लोग पहले। न्यायिक प्रक्रिया का धीमा होना और पहुंच से बाहर होना दोस्तों, ये है आपका, ये कारक है दोस्तों। अदालत प्रक्रिया और प्रबंध प्रथाओं के पुनरावृत्तन, ये भी है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए जनहित याचिका आपका नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है? जनहित याचिका। तो जनहित याचिका का दूसरा रूप है दोस्तों अदालत का। देखिए भारतीय न्यायिक प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के संस्था पिरामिड्स की संरचना में व्यवस्थित है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में से ऊपर है, जिसके बाद जिला और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। निचली अदालत सीधे उच्च न्यायालय की देखरेख में काम करती है। भारतीय लोगों का अपनी कानूनी व्यवस्था में असंतोष 5 कारकों पर आधारित है। देखिए न्यायिक प्रक्रिया की सुस्ती और दुर्गमता पहला कारक है दोस्तों, न्यायिक प्रक्रिया की सुस्ती और दुर्गमता। दूसरा कारक है अदालती प्रक्रिया प्रबंध प्रथाओं की पुरातन लेख। प्रक्रियात्मक कानून में खामियों और अदालती कार्रवाई और उपलब्धता पर प्रभावी दोस्तों नियंत्रण रखना। नेक्स्ट देखिए कानूनी पेशे के आचरण और चरित्र और क्षमता का निम्न स्तर दोस्तों। क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण करके न्यायपालिका की अति सक्रियता दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इस प्रकार जनहित याचिका भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में सुधार का कारक नहीं था दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए
भारत की संविधान सभा में संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। सभा के सदस्य सार्वभौमिक जनमत संग्रह के माध्यम से नहीं निर्वाचित होते हैं। तो सभा के सदस्य जो है सार्वभौमिक जनमत माध्यम से नहीं निर्वाचित होते हैं, नहीं निर्वाचित किए गए थे दोस्तों, आपका एक सही है। फिर देखिए इनमें सभी धर्मों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया दोस्तों, ये भी सही है। इन सभा में कांग्रेस पार्टी प्रभुत्व था और विभाजन के बाद इस पार्टी के पास 50% सीटें थी दोस्तों। आपका तीनों कथन स्टेटमेंट आपका सही है दोस्तों, इसलिए एक से अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखिए। भारतीय संविधान सभा के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सभा के सदस्य सार्वभौमिक जनमत संग्रह के माध्यम से नहीं निर्वाचित किए गए थे। रिपीट हो गया दोस्तों, क्वेश्चन वही है आपका, तीनों इसमें भी सही है, जो आगे बताया गया वही क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में अधिकारों के संबंध में विचार करना। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में नहीं था दोस्तों, आपका सही है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार विश्व के किसी भी देश के संविधान में पाए गए अधिकारों की तुलना में अधिक विस्तृत है दोस्तों, आपका ये भी सही है। अब मूल रूप से संविधान में 6 मौलिक कर्तव्य नहीं थे दोस्तों, मूल रूप से 7 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, इसलिए आपका ये गलत है दोस्तों। 3 आपका केवल 1, 2 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कई प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, निम्न में कौन इन स्वतंत्रताओं में से नहीं है दोस्तों। देखिए तो आपका चलिए चेक करते हैं। आपका पूजा भी नहीं है, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता भी मूल रूप से संविधान में नहीं था दोस्तों, विश्वास और आस्था की नहीं था दोस्तों, इसे ये सब जो है जोड़ा गया था दोस्तों, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, फिर रिपीट कर गया क्वेश्चन दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया गया प्रस्तावना दस्तावेज एक परिचयात्मक कथन है जो दस्तावेज के दर्शन और उद्देश्यों की व्याख्या करता है। संविधान में इसके निर्माताओं के इरादे, इसके निर्माण के पीछे इतिहास और राष्ट्र के मूल मूल्यों पर सिद्धांतों में प्रस्तुत करता है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, लिबर्टी है दोस्तों। लिबर्टी का विचार भारतीय नागरिकों की गतिविधियों की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। यह स्थापित करता है कि भारतीय नागरिकों पर वे क्या सोचते हैं, उनकी अभिव्यक्ति के तरीके और जिस तरह से वे अपने विचारों का पालन करना चाहते थे, उसके संदर्भ में कोई अनुचित प्रबंध नहीं था दोस्तों। आगे देखिए, हाँ हालांकि स्वतंत्रता का अर्थ कुछ भी करने की स्वतंत्रता का अर्थ कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं है और इसका प्रयोग संवैधानिक सभाओं के भीतर किया जाना था। भारतीय संविधान में विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अनुच्छेद 20 देखिए तो लोक सेवा आयोग के कार्यों को बताता है। अनुच्छेद 22 सार्वजनिक सेवा आयोग की अपेक्षाओं को बताता है दोस्तों, बाधा में बताता है। 23 देखिए लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट को बताता है दोस्तों। 323 के भी यह अन्य मामलों के न्यायाधिकरण के बारे में बताता है। 124 देखिए 321 देखिए यह लोक सेवा आयोग के कार्य के विस्तार करने और शक्ति के बारे में बताता है। 324 देखिए यह राज्यों की चुनाव परीक्षा की दिशा के निर्वाचन आयोग के निहित होने बारे में बताता है दोस्तों। चलते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 325 देखिए यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, रंग, जाति या लिंग के आधार पर एक विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य है, इसमें शामिल होने का दावा नहीं करता दोस्तों। टेस्ट के देखिए यह प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में बताता है दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों के कार्यों में नहीं है दोस्तों। तो देखिए कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों कार्यों के अधीन नहीं है, तो मतदाता सूची तैयार करने का अधीक्षण और नियंत्रण दोस्तों ये है आपका। ये देखिए संसद के प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव आयोजन ये भी है दोस्तों। फिर देखिए आपका जो गलत है आपका ये है, आयोग द्वारा प्रदान किए गए कार्यों के प्रदर्शन में निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति उसमें ये आपका नहीं है दोस्तों। चलते हम लोग आगे देखिए, महिलाओं के मतदान के लिए संघर्ष करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। ये इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहा जाता है। यह विश्व युद्ध के दौरान इसे मजबूती मिली दोस्तों। अमेरिका महिलाओं को 1928 में दोस्तों 1920 होगा यहाँ पे 1920
का मतदान अधिकार है दोस्तों। आपका 3 गलत है दोस्तों, 1 और 2 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, संविधान भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में कौन सा अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है दोस्तों? विदेशियों को यह प्रदान नहीं करता, और यह विदेशियों को प्रदान नहीं करता दोस्तों। संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, अवसर की समानता का अधिकार दोस्तों। क्या बोला है फिर से पढ़िए, संविधान भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में कौन सा अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है और विदेशियों को यह प्रदान नहीं करता है? तो संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, अवसर की समानता का अधिकार दोस्तों। तो आपका हो जाएगा दोस्तों देखिए दोस्तों फिर से पढ़िए, संविधान भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में कौन सा अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है और विदेशियों को नहीं देता है दोस्तों? तो संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है और शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं देता है विदेशों को दोस्तों। अवसर की समानता का अधिकार देता है, भारत और विदेशों तीनों को देता है। 1 2 4 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य किया दोस्तों? सलाह से बाध्य किया है। तो दोस्तों ये आपका 42वां संविधान संशोधन दोस्तों। कौन था? 42वां संविधान संशोधन था दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। राज्य वित्त आयोग राज्य चुनाव आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों। सॉरी दोस्तों गलत पढ़ लिया क्वेश्चन, थोड़ा देखिए। बोल रहा राज्य वित्त आयोग, क्या बोल रहा? राज्य वित्त आयोग राज्य चुनाव आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के दोस्तों। राज्य का चीज़ है तो राज्यपाल में ही होगा दोस्तों, राष्ट्रपति कैसे हो जाएगा? गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आप लोग आगे देखिए। आखिरकार नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य कैसे परिवर्तित हुआ दोस्तों? चलिए हम लोग देखते हैं। नेपाल जो हुआ दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य किया था? ये हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। क्या होगा? 42वां संवैधानिक संशोधन दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य वित्त आयोग राज्य चुनाव आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिर नेपाल, ये सब क्वेश्चन दोस्तों नहीं देखिए फिर से कर लेते हैं। आखिर नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य में कैसे परिवर्तित हुआ दोस्तों? तो देखिए, नेपाल जो है लोकप्रियता आंदोलन के कारण आंदोलनकारी दलों की स्वीकार मिली, जिसे राजा से उसकी शक्तियाँ छीन ली गई दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति को उचित समझे जाने वाले किसी भी स्थान पर संसद का सत्र बुलाने का अधिकार है। भारतीय संविधान में प्रत्येक वर्ष संसद के 3 सत्रों का प्रावधान होता है दोस्तों। अब फिर भी सभी 3 सत्र आयोजित करना आवश्यक नहीं है और एक वर्ष में संसद की कार्रवाई के लिए कोई न्यूनतम दिनों की संख्या निर्धारित नहीं है दोस्तों। तो आपका जो हो जाएगा 1 सही हो जाएगा और 3 सही हो जाएगा दोस्तों, 2 आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में कहा गया कि राष्ट्रपति किसी भी समय स्थान जिसे वह उचित समझे संसद के प्रत्येक सदन को बुला सकते हैं। फिर देखिए, परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी स्थान पर जिसे यह स्वीकार समझते हैं संसद का सत्र बुलाने का अधिकार है। हालांकि बशर्ते ही एक सत्र की बैठक में अगले सत्र की पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि के 6 महीने के अवधि के अंतराल पर ना हो दोस्तों। 85 में अर्थ यह भी लगाया जा सकता है
कि 2 सम्मेलन बैठकों में 6 महीना से अधिक समय नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुसार प्रत्येक वर्ष संसद में कम से कम 2 सत्र आयोजित होते हैं। हालांकि वर्ष में संसद की बैठक के लिए आवश्यक दिनों की कोई निश्चित संख्या नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। धर्मनिरपेक्षता के विचार के अनुकूल निम्नलिखित में से आपको क्या लगता है? धर्मनिरपेक्षता के विचार के अनुकूल निम्नलिखित में आपको क्या लगता है दोस्तों? तो राज्यों की मान्यता, एक धर्म का वर्चस्व, सभी धर्मों के समर्थन के लिए समान राज्य दोस्तों। क्या होगा? सभी धर्मों के लिए समर्थन के लिए समान राज्य दोस्तों। चलते हम लोग आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दोस्तों। देखिए, नीचे दिए संकेत का उपयोग करके मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कीजिए। मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्यों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से अवगत कराते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री कानून के प्रस्तावों के लिए राज्यपाल को सूचित करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेते हैं। मुख्यमंत्री किसी भी मामले पर मंत्री परिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करता है, जिस पर किसी भी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जाता है, लेकिन जिसे परिषद की आवश्यकता होती है उसे विचार नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो आपका जो होगा दोस्तों, आपका 1, 2 और 4 दोस्तों। चलिए हम लोग 1, 2, 4 फिर से पढ़ते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्यों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय अवगत कराते हैं। सही है। मुख्यमंत्री कानून के प्रस्तावों के लिए राज्यपाल को सूचित करते हैं। 2 भी सही है। आपका 1, 2 सही हो गया साथियों। फिर 4 देखिए, 4 आपका मुख्यमंत्री किसी भी मामले पर मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करते हैं, जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जाता है, लेकिन जिसे परिषद की आवश्यकता होती है उस पर विचार नहीं किया जा सकता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 167 देखिए, राज्यपाल को सूचना देना आदि सम्मान करना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि राज्य के राज्यपाल संबंधित राज्यों के मामले के प्रशासन संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और कानून के प्रस्ताव, राज्य के मामले के प्रशासन संबंधित ऐसे जानकारी प्रस्तुत करना कि राज्यपाल के रूप में कानून के प्रस्ताव बुला सकते हैं। यदि राज्यपाल को आवश्यकता होती है तो किसी भी मामले पर मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करता है, जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जाता है, लेकिन जिसे परिषद की आवश्यकता होती है उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेते हैं, लेकिन यह संवैधानिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि एनडीसी संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों। अनुसूची में कौन सा सही ढंग से मेल खाता है दोस्तों? सही ढंग से मेल खाता है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो आपका सही ढंग से जो मेल का 10वीं अनुसूची नगर पालिका नहीं है दोस्तों, दल बदल है, ये आपका यहाँ पे गलत हो गया। 8वीं अनुसूची भाषा, ये भी गलत है। और देखिए, तीसरी अनुसूची शपथ है दोस्तों, आपका ये सही है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, 8वीं अनुसूची 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया था। मूल रूप से 8 सूचियों में 14 भाषाएं। 9वीं सूची में इसे 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। इसके तहत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के तरीकों का उल्लेख किया गया था। 10वीं अनुसूची में यह 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। यह दल बदल द्वारा कानून संबंधित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बिहार राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ दोस्तों? बिहार राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ ये दोस्तों आपका हो गया था 2000 में दोस्तों। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा सुमेलित युग्म गलत है दोस्तों? कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछा है दोस्तों। न्यूजीलैंड अदालतों को इस आधार पर कानून रद्द करने से माना जाता है कि ये एक संवैधानिक सीमाओं से अधिक नहीं है दोस्तों। तो देखिए, आपका ये सही है दोस्तों। अमेरिका संवैधानिक संशोधन के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं है। यूनाइटेड किंगडम अकेले संसद के पास अपनी संवैधानिक सीमाएं बनाने, व्याख्या करने और लागू करने का अंतिम अधिकार है। स्विट्जरलैंड एक धर्म पेशेवर संसद, जहां संसद पेशेवर राजनेता नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, इनमें से कोई सही नहीं है इसमें दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूपण पर उपनिवेशवाद का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। भारतीय संविधान के प्रारूपण पर उपनिवेशवाद का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रभाव है दोस्तों। क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है दोस्तों? चलते हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। उपनिवेशवाद ने भारतीय संविधान के प्रारूपण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। संविधान निर्माताओं ने भारत की विविध आबादी और ऐतिहासिक संदर्भ के अनुकूल रूपरेखा तैयार करने के लिए अंग्रेजी सहित विभिन्न संवैधानिक अनुभवों का सहारा लिया। संविधान लोकतांत्रिक सिद्धांतों का लक्ष्य रखते हुए औपनिवेशिक अतीत के सीखे गए सबक को दर्शाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? भारतीय संघ में लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति आपका राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति करते हैं।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संघ व्यवस्था के अवशिष्ट रखते हैं किसमें? संघ में दोस्तों। किसमें? संघ में है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए भारतीय संविधान में वही संघ को है दोस्तों। चलिए हम लोग रिपीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति एक निश्चित राष्ट्रपति चुने जाते हैं दोस्तों। उसको राष्ट्रपति का एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव होता है और इसकी एक लोकतांत्रिक सरकार है दोस्तों। आपका बी और सी नहीं होगा दोस्तों, आपका DEA होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। DEA दोस्तों। चलिए देखिए एक गणतंत्र एक ऐसा देश है जिसमें एक निर्वाचित सरकार और एक निर्वाचित राष्ट्रपति होते हैं। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक सरकार है। जो राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों। राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक गणतंत्र है क्योंकि इसमें एक लोकतांत्रिक सरकार है और राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निषेध के सिद्धांतों को विचार करना। तो ये सिद्धांत प्रकृति में गैर न्याय संगत हैं। यह ग्राम पंचायतों का गठन संगठित करने और उन्हें आवश्यक शक्तियों के प्रदान संपन्न करने के लिए किया जाता है। 1, 2 सही दोस्तों। मसौदा समिति ने सिफारिश की कि किसी भी व्यक्ति को अधिकार प्रकृति में न्याय संगत और गैर न्याय संगत विभाजित किया गया दोस्तों। ये आपका गलत है दोस्तों। ये आपका गलत है दोस्तों, नहीं किया गया है। आपका 1, 2 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1937 के आयरिश संविधान का उदाहरण लिया गया जिसे स्पेनिश संविधान कॉपी किया जाता है। कृपया ध्यान दीजिए, सिद्धांत प्रकृति में गैर न्याय संगत है क्योंकि ये अपने उल्लंघन के लिए न्यायालयों द्वारा कानूनी लागू नहीं करते हैं दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्या दिया गया? सत्यमेव जयते को डैश से लिया गया। सत्यमेव जयते को दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कौन सा कथन 1773 के विनियमन अधिनियम के बारे में सही है? यह ईस्ट इंडिया कंपनी के बेहतर प्रबंधन के लिए लागू किया जाता है। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। विलियम बेंटिंक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्या बोला? 1773 के विनियमन के अधिनियम 12। तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी के बेहतर प्रबंधन के लिए लागू किया जाता है। आपका 1 सही है। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया दोस्तों। 1, 2 सही। 3 आपका गलत है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे से दोस्तों। 1 और 2 सही है दोस्तों। चलिए देखिए 1773 के विनिमय अधिनियम दोस्तों। यह अधिनियम 18 मई 1773 को फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा अधिनियम किया गया था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था और इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बेहतर प्रबंधन को सक्षम बनाते। इसे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल भी नियुक्त किए थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। बम्बई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर सम्मिलित थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किसने 1965 के पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान देश की प्रधानमंत्री का पद संभाला दोस्तों? इसने 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला दोस्तों। तो वो कौन प्रधानमंत्री थे दोस्तों? वो थे लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1926 में शास्त्री की उपाधि मिली थी दोस्तों और उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे और सहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन कम उम्र के कारण उन्हें छोड़ दिया गया दोस्तों। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध में देश को गंभीर सूखे का सामना करना पड़ा। तब शास्त्री ने देशवासियों को एक दिन का उपवास करने की अपील की थी। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था दोस्तों। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनका निधन हो गया दोस्तों। कहाँ पे? 11 जनवरी 1966 ताशकंद में दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन भारतीय लोकतंत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है दोस्तों? तो भारतीय लोकतंत्र का जो सबसे अच्छा वर्णन करता है वो आपका संसदीय लोकतंत्र है। क्या है दोस्तों? संसदीय लोकतंत्र है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पंचायत अनुसूची क्षेत्र विस्तार 1996 के समय में कौन सा कथन सही है दोस्तों? यह राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में लागू होता है दोस्तों। 10 राज्यों में लागू होता है, सही बात है दोस्तों। और देखिए अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं रीति रिवाज सुरक्षा संरक्षण करना दोस्तों। नहीं दोस्तों, ये नहीं था। राज्य विधानमंडलों तो अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों के लिए जिले स्तर पर प्रशासनिक प्रबंधन की संरचना करते हुए संविधान की 6ठी अनुसूची में नहीं, ये भी गलत है आपका दोस्तों।
ये भी नहीं था। आपका था इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना कार्यक्रम परियोजना को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत नहीं है दोस्तों। आपका डी सही है दोस्तों। आपका ए और डी सही था दोस्तों। देखिए आप इसको डिटेल में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा दोस्तों। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार 1996 में प्रावधानों के पारित किया गया ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले स्वशासन के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं तक पहुंचे। अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में नामित क्षेत्र वे हैं जो भारतीय संविधान के 5वें अनुसूची सूचीबद्ध हैं दोस्तों। 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में भारत के उन 10 राज्यों में पाए जाते हैं जहाँ जिसमें जनजातीय समुदाय की बहुत प्रमुख आबादी है। तो भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुसार ना तो 73वां संविधान संशोधन ना ही पंचायती राज अधिनियम अनुसूची में लागू होता है। 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून में पारित 24 दिसंबर 1996 पेशा कानून में पारित किया गया था और कुछ समायोजन और अपवादों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार संविधान के भाग 9 के प्रावधान किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन 3 प्रकार के सेवाओं की परिकल्पना की गई दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं। दोस्तों कौन कौन है अखिल भारतीय, कौन कौन है दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। सही है दोस्तों। ये राज्यपाल एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये भी सही। राज्यपाल किसी धर्म विधेयक को राज्य विधानमंडल में अपने विचार के वापस नहीं कर सकता दोस्तों। आपका देखिए क्या पूछा गया, कौन सही नहीं। तो एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पे दोस्तों आपका देखिए नहीं किया जा सकता, ये गलत है। किया जा सकता है दोस्तों, आपका ये दूसरा गलत है। राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक बने रहेंगे, दिया गया दोस्तों। और सही है। उनके पास राज्य विधानमंडल को बुलाने या स्थगित करने या राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 174 में राज्यपाल राज्य विधानमंडल को बुलाने या स्थगित करने के लिए शक्ति है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। तो भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद दोस्तों क्या शामिल है। तो दोस्तों भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शहरी स्थानीय स्वशासन के निम्नलिखित में किस इकाई का संवैधानिक अधिकार नहीं है। शहरी स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित में से किस इकाई का संवैधानिक आधार नहीं है दोस्तों। तो ये छावनी बोर्ड नहीं है। क्या नहीं है, छावनी बोर्ड दोस्तों नहीं है। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वित्तीय आपातकाल के अधिकतम अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। वित्तीय आपातकाल को अनिश्चितकालीन तक बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। कब तक, अनिश्चितकालीन तक दोस्तों, अनिश्चित समय तक दोस्तों बढ़ाया जा सकता है। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन गलत है दोस्तों। न्यायिक शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच वितरित की जाती है दोस्तों। यही आपका गलत है दोस्तों। न्यायिक शक्तियाँ जो केंद्र और राज्यों के बीच वितरित नहीं की जाती दोस्तों, ये कथन आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आगे, जिला परिषद किन कार्यों का पालन करता है। तो गाँव में कानून और व्यवस्था को प्रबंध करना दोस्तों। जिला परिषद किन कार्यों का पालन करता है। गाँव में कानून और व्यवस्था प्रबंध, ये नहीं काम है उनका दोस्तों। जिला परिषद का विभिन्न ग्राम पंचायतों के मध्य विवादों के समाधान करना, ये काम है। ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण के विनियमित करना, ये बी और सी उनका काम है दोस्तों। कौन है, बी और सी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था दोस्तों। आपातकाल 1962 में। कब लागू हुआ था दोस्तों, आपातकाल 1962 में लागू हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेसीवाद भारत में निम्नलिखित किस दलीय व्यवस्था की उपस्थिति को दर्शाता है दोस्तों। गैर कांग्रेसीवाद भारत में निम्नलिखित किस दलीय व्यवस्था को उपस्थित करता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा बहुलवादी। क्या होगा, बहुदलीय प्रणाली। क्या है दोस्तों, बहुदलीय प्रणाली। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कांग्रेस के विपक्षी दल चौथे आम चुनाव में कांग्रेस के विरोधी मोर्चा बनाने के लिए एक साथ आए थे। एक गैर कांग्रेसीवाद की रणनीति राम मनोहर लोहिया से जुड़ी हुई है। कांग्रेस विरोधी विपक्षी दलों का यह एक साथ गैर कांग्रेसवाद की रणनीति कहलाते हैं दोस्तों। कांग्रेस का विरोध करने वाली पार्टियों ने महसूस किया कि उनके वोटों के
बंटवारे ने कांग्रेस को सत्ता बनाए रखना है। चलते हम लोग आगे दोस्तों। चलिए देखिए, बिहार बिहार विधान परिषद की सदस्यों की संख्या दोस्तों 75 है। कितना? 75 दोस्तों। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, भारत का पहला महान्यायवादी कौन था दोस्तों? MC शीतलवाड़ था दोस्तों। कौन था? MC शीतलवाड़ दोस्तों बिहार का पहला महान्यायवादी थे दोस्तों। कौन? MC शीतलवाड़ दोस्तों। चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।